नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए। सबने उस पर जो प्रतिक्रियाएं देनी थी वो प्रतिक्रियाएं दे दी। लोगों ने अपने अपने अनुसार चीजों की समीक्षा भी कर ली। सवाल केवल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में जो परिणाम आए हैं वो पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं, या जिस तरह से संजय राउत टाइप के लोग कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है, तो क्या वास्तव में असंभव है? इसको अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस लेड जो गठबंधन था, जो एमवीए, अगर उसने कुछ प्रतिशत वोट और पाए होते तो शायद ये मुकाबला कांटे का हो जाता। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में जो वोट प्रतिशत का डिफरेंस है वो इतना ज्यादा हो गया कि जिस तरह का परिणाम आया है, जितनी सीटें महायुति के पक्ष में गई हैं, वो कतई अप्रत्याशित या असंभव नहीं है। अब इस वोट प्रतिशत को अगर आप 2014 से कंपेयर करेंगे, 2019 से तो आप कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि 2019 में महाराष्ट्र में सभी बड़े दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। उस समय वहां पर कोई युति, कोई गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और भाजपा के बीच में नहीं हुआ था। तो 14 से तो आप कंपेयर कर नहीं सकते। लेकिन 2019 का जो परिणाम आया था उसमें प्रॉपर गठबंधन हुआ था। कांग्रेस और एनसीपी मिलकर के चुनाव लड़े थे। उस समय एनसीपी में कोई विभाजन नहीं था, एक सिंगल एनसीपी पार्टी थी। और दूसरी तरफ जो जिसे महायुति शब्द कह लें, जो भी शब्द कह लें, जो बीजेपी लेड गठबंधन था, जिसमें बीजेपी और शिवसेना चुनाव लड़े थे, तो वो जो था उसने मिलकर के चुनाव लड़ा था। तो पहले आप लोकसभा को देखिए कि 2019 की लोकसभा में बीजेपी लगभग 29% वोट पाने में सफल हुई थी, जबकि शिवसेना उसको 23.5% वोट मिला था। देखिए, दोनों का वोट प्रतिशत अगर जोड़ दें, इसके अलावा अठावले की पार्टी थी, कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां थी, एक निर्दलीय विधायक के लिए उन्होंने एक सीट छोड़ी थी। तो इस तरीके से उनका जो पूरा गठबंधन था उसको तो ज्यादा वोट मिला था। लेकिन अगर आप केवल बीजेपी और शिवसेना का वोट जोड़ लें तो इन दो पार्टियों का वोट था 52.2%। ये लोकसभा का था। इस बार के विधानसभा में तीन पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी हैं, बीजेपी, एनसीपी, जिसे कि अजित पवार लीड कर रहे थे, और शिवसेना, जिसे एकनाथ शिंदे लीड कर रहे थे। तो विधानसभा चुनाव में इनका जो टोटल वोट प्रतिशत है वो 48.16 है। और इसमें अगर आप पार्टी वाइज देखेंगे तो बीजेपी का वोट प्रतिशत जो है वो 26.77% है। अब अगर आप कंपेयर करें 2019 से, लगातार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो मत प्रतिशत था वो था 28.7। 2019 के ही विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत लगभग 2.5% गिरा और वो हो गया 26.1%। और विधानसभा में थोड़ा बहुत गिरता है आमतौर पर। अगर वैसी ही लहर है तो मुद्दे बदल जाएं, स्थितियां बदल जाएं, तो बात अलग हो जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का वोट शेयर 26.4% ही रहा। उसको अगर आप नॉर्मलाइज करेंगे तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, कम ज्यादा सीटों को लेकर के। लेकिन कुल मिलाकर जो वोट मिला बीजेपी को वो 26.4% रहा 2024 में लोकसभा में। जबकि विधानसभा में भी करीब करीब उतना ही रहा, केवल 0.37% वोट बढ़ा। यानी कि जो 26.4 था वो बढ़कर के 26.77% हो गया। तो बीजेपी को लेकर के तो कम से कम किसी को किसी तरह की शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। वो अपने वोट शेयर पर कंसिस्टेंस है। 2014 से लेकर अभी तक
उसने अपने वोट शेयर को लगभग उसी स्तर पे रखा है, एक आध प्रतिशत ऊपर नीचे। अब बात कर लेते हैं शिवसेना की। शिवसेना जो लोकसभा चुनाव में 23.5% वोट पाने में कामयाब रही थी, उसका वोट शेयर 2019 के विधानसभा में गिर गया था। उसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि कुछ सीटें उसने कम लड़ी थी, और दूसरा कारण यह होता है कि विधानसभा में हर सीट पर कुछ ज्यादा प्रत्याशी खड़े होते हैं, वो उनमें से कई क्षेत्रीय फैक्टर वहां पे काम करते हैं, और उसके चलते वोट शेयर लगभग हर पार्टी का थोड़ा बहुत गिरता है। तो शिवसेना को विधानसभा में वोट मिला था 16.5%, यानी कि एग्जैक्ट मिला था 16.6%। इसके बाद जो लोकसभा थी 2024 की, जिसमें कि शिवसेना में बंटवारा हो चुका था, एकनाथ शिंदे लीड कर रहे थे, उस शिवसेना को 13% वोट मिला, और विधानसभा में 2024 में उसी शिवसेना को, जिसको शिंदे लीड कर रहे थे, 12.38% वोट मिला। यानी कि आप अगर देखेंगे तो शिवसेना के वोट में लगभग आधे प्रतिशत से ज्यादा की कमी आ गई। तो यहां पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब बात कर लेते हैं एनसीपी की। एनसीपी जो 2019 में फ्रैक्चर्ड नहीं थी, और पूरी की पूरी एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार एनसीपी के दो हिस्से हो गए, और उनमें से जो एक हिस्सा है वो महायुति के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसको अजित पवार लीड कर रहे थे। तो चूंकि 2024 में ही उन्होंने चुनाव लड़ा महायुति के साथ में, तो केवल 2024 की बात करेंगे। तो एनसीपी को लोकसभा चुनाव में बहुत करारा झटका लगा था, और अजित पवार की एनसीपी केवल 3.5% वोट पाने में कामयाब हो पाई थी, और उसको सीट भी एक ही मिली थी। कुल वो 4 सीटों पर लोकसभा की चुनाव लड़े थे, और अगर महाराष्ट्र के हिसाब से 4 सीटों का आकलन किया जाए तो यानी कि वो 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो उनको वोट मिला था 3.6%। अभी वो 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े, तो उनको वोट मिला 9.1%। मोटा मोटा अगर आप हिसाब जोड़ें तो लगभग 8% तो उनका, अगर लोकसभा के हिसाब से भी देख लिया जाए तो बनता है, क्योंकि उनकी सीटें दोगुने से भी ज्यादा हो गई थी, और 1% का उनके वोट शेयर में इजाफा हो गया। कुल मिलाकर इन तीनों दलों को अगर मिला दिया जाए तो ये तीनों दल 48.16% वोट पाने में सफल रहे, और उसका परिणाम यह हुआ कि इनको 230 सीटें पूरे महाराष्ट्र में ये जीतने में कामयाब रहे। अब जो दूसरा गठबंधन था एमवीए, उसको देख लीजिए कि क्या फर्क आया। लोग तुलना केवल लोकसभा और विधानसभा की कर रहे हैं, लेकिन आपको तुलना पिछले विधानसभा और इस विधानसभा की भी करनी चाहिए, और यह भी देखना चाहिए कि कौन किन नीतियों को लेकर और किस तरह से चुनाव में गया था। तो चलिए पहले 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 16.4% वोट मिला था, और एनसीपी को 15.7%। टोटल इनका हुआ था 32%, 32.1। जबकि विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर थोड़ा सा गिर गया, 16.4 से घट के 16.1 हो गया। एनसीपी का वोट शेयर बढ़ गया, 15.7 से बढ़कर 16.9 हो गया, और कुल मिलाकर के इनको 33% वोट मिला था। और तब भी इन दोनों पार्टियों का एक तरह से सफाया ही हो गया था, दोनों मिलाकर के जहां तक मुझको याद है कि 100 सीटों पर नहीं पहुंच पाए थे। अब देखिए, तब भी जो इनका डिफरेंस था वो करीब 9% का था, महायुति का और इनका, बल्कि 10 का मोटा मोटा मानिए कि महायुति को 42.7% वोट मिला था, और एनसीपी को, एमवीए को, उस समय एमवीए शब्द यूज नहीं होता था, तो उनको जो वोट मिला था वो 33% मिला था। तो मोटा मोटा 10% का डिफरेंस था। 10% के डिफरेंस में सीटों का जो अंतर था वो लगभग 72 या 73 सीटों का था। इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस का वोट शेयर लगभग वही रहा जो पिछले लोकसभा में था। लोकसभा की बात कर रहा हूं, 16.4 से 17% हुआ। एनसीपी का वोट शेयर
पिछले के मुकाबले इस बार काफी गिर गया था, क्योंकि अजित पवार अलग हो गए थे, तो एनसीपी का कुछ जो वोट था वो अजित पवार ले गए थे। और शिवसेना जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें लड़ी थी, उसको मिला था 16.9% वोट। अब इन तीनों का जब जोड़ेंगे लोकसभा में तो हुआ 44.2%। और उधर महायुति का जोड़ेंगे तो उनका हुआ था 43%। वोट शेयर में अंतर कितना था? मोटा मोटा 1% के आसपास का। और उस 1% के वोट शेयर में जो सीटों का अंतर था वो करीब करीब 14 सीटों का हो गया था। जो कांग्रेस लेड गठबंधन था एमवीए, वो 30 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुआ, जबकि बीजेपी लेड जो गठबंधन था वो केवल 17 सीटें जीत पाया। अब देखिए विधानसभा का, विधानसभा में क्या हुआ कि जो एक सहानुभूति की लहर थी एनसीपी के पास, यानी कि एनसीपी शरद पवार के पास, वो विधानसभा आते आते खत्म हो गई। जो एक संभावना थी कि लगभग आधे शिव सैनिक उद्धव ठाकरे की पार्टी को ज्यादा महत्व दे रहे थे और आधे जो है वो शिंदे की शिवसेना को ज्यादा महत्व दे रहे थे। लेकिन विधानसभा आते आते परिस्थितियां ऐसी बन गई, बयानबाजी ऐसी हुई, फतवे ऐसे जारी हुए, बयान भाषण ऐसे हुए, मीटिंग्स ऐसे हुए, तो उनका नतीजा ये हुआ कि जो शिवसेना का मूल वोट था वो लगभग लगभग खिसक के चला गया शिंदे के पक्ष में। शिंदे के पक्ष में जाने का मतलब कि वो महायुति के उम्मीदवारों के पक्ष में चला गया, जहां जहां शिवसेना का वोट था। तो शिवसेना कमजोर हुई, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत कमजोर हुई। इसको करीब करीब 7% वोटों का नुकसान हो गया। 17% से घट के 10% पर आ गई विधानसभा में 6 महीने के अंदर। इसके बाद कांग्रेस को भी 5% वोटों का नुकसान हो गया, मोटा मोटा 5 या 4.5% आप कह लीजिए। 17% से घट करके ये 12.5% पर आ गए। जबकि एनसीपी को, जो शरद पवार की एनसीपी थी, उसको वोट शेयर में उतना नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसको कुछ फायदा हो गया। और चाहे वो ज्यादा सीटें लड़ने की वजह से हो या जो भी हो, तो उसको 11.28% वोट मिला। अब यहां पर आप देखिए कि इन तीनों पार्टियों का टोटल, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सेना, इन तीनों को मिलाकर के 33.5% से कुछ ऊपर वोट मिला, जो कि लोकसभा चुनाव में 44% था। यानी कि मोटा मोटा इनको 10.5% का नुकसान हो गया। जबकि बीजेपी का जो वोट शेयर है, बीजेपी लेड गठबंधन महायुति का, उसके वोट शेयर में केवल 5% की बढ़ोतरी हुई। तो हुआ क्या कि ये जिस स्तर पे थे वहां से 10% पीछे चले गए। उस समय नेक टू नेक थे, ये 10% नीचे चले गए, वो 5% आगे चले गए। इनके जो 10% वोट थे जो कम हुए, उनमें से 5 आप मान लीजिए कि महायुति की तरफ शिफ्ट हो गए, और बाकी के 5% जो लोकल कैंडिडेट खड़े होते हैं छोटे छोटे दलों के, निर्दलीय, उनमें बट गए। नतीजा ये हुआ कि जो डिफरेंस था वो बढ़ के हो गया 15% का। पिछले विधानसभा चुनाव में जब 10% का डिफरेंस था तो सीटों में अंतर था 75 सीटों का। इस बार जब वही डिफरेंस बढ़ करके 15% हो गया तो वो डिफरेंस हो गया 180 सीटों का। और मुझे लगता है कि अगर 1-8% का और डिफरेंस हो जाता तो ये पूरी तरीके से साफ हो जाते, इनको शायद 1-1, 2-2 सीटें भी नहीं मिलती। तो ये जो परिणाम आए हैं ये पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है, असंभव नहीं है। मसला ये है कि हुआ क्या। मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा चीज वहां पे काम की है वो किया है हिंदू एकता, हिंदू एकता, और दूसरा ओबीसी एकता। जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी करने की कोशिश की गई, उसका फायदा मिला महायुति को। मराठा भी उसको अच्छी खासी संख्या में मिला, और ओबीसी तो एक मुश्त एक तरीके से मिल गया। दूसरा, जिस तरह से बीजेपी ने और खास तौर से योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक्चुअली ये एक ही नारा था, लेकिन इसको दो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से यूज किया। प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे।
इसका शायद उतना प्रभाव नहीं होता जितना कि सामने वाले पक्ष ने और खास तौर से मुस्लिम पक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देके इस पे किया। राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई वो अपनी जगह है, लेकिन उसके अगेंस्ट मुसलमानों को लगा कि 99 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं, 240 पे बीजेपी को रोक दिया है, पूरे गठबंधन को 300 के नीचे रोक दिया है, तो 300 के नीचे या 300 सीटों पे मान लीजिए कि 300 सीटों पर रोक दिया है, तो वो जो चाहेंगे वो फिर से कर लेंगे। वो अपने पुराने दिनों में चले गए, जब गठबंधन की राजनीति बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी, खासतौर से जो वो जनता परिवार का युग था, जनता दल वाला, वो मुझे लगता है उन दिनों में चले गए। तो हुआ ये कि मुस्लिम संगठनों ने, मौलानाओं ने जगह जगह तकरीरें करनी शुरू कर दी, जगह जगह उन्होंने खुलेआम ये बोलना शुरू कर दिया कि मुसलमानों का जो वोट है, मुसलमान तो कहते नहीं, वो तो सेकुलर कहते हैं, तो जो सेकुलर वोट है वो या तो एनसीपी को जाना चाहिए, या शिवसेना को जाना चाहिए, या कांग्रेस को जाना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी को तो हमेशा से देते रहे हैं, तो वहां तो कोई दिक्कत थी नहीं। और यहां पर जब मैं एनसीपी कह रहा हूं तो एनसीपी शरद पवार की बात कर रहा हूं। फंस गया जो दल, वो शिवसेना यूबीटी। वो इसलिए फंस गया कि जो भी उसका शिवसैनिक था, जो हिंदू वोट था, वो इस बात से नाराज हो गया कि मौलानाओं ने और उद्धव ठाकरे ने मिलकर शिवसेना को महाराष्ट्र में मुसलमानों की पार्टी बना दिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे इस पिक्चर में सबसे ज्यादा वोट शेयर का नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो शिवसेना यूबीटी है। तो इधर वोट का नुकसान हुआ, उधर हिंदू कंसोलिडेट हो गया। एक तो हिंदू कंसोलिडेट हुआ, ऊपर से जो थोड़ी बहुत उम्मीद एमवीए कर रहा था मराठा वोटर्स की, तो मराठा वोटर वो बट गया, हिंदू के नाम पे वो महायुति के पक्ष में चला गया, बाकी मराठा के नाम पे वो एमवीए में चला गया। जहां तक बात दलित वोटर्स की है, तो महाराष्ट्र में एक तो दलितों की पार्टियां 2-3 हैं जो ठीक ठाक प्रभाव रखती हैं, वो चुनाव एक भी ना जीती हों, लेकिन उनके कैंडिडेट वोट अपने पक्ष में करने में काफी हद तक कामयाब रहे। और बाकी वोट जो, जिसे अब हम बिहार में अति दलित कहते हैं, उस टाइप का जो वोट था वो शिफ्ट हो गया बीजेपी के पक्ष में, या यूं कह लें महायुति के पक्ष में। तो ये जो डिफरेंस हुआ 15% का, और जो हवा चलाई उसने ये परिणाम पूरी तरीके से बदल दिए। अगर ये डिफरेंस लगभग वही 10% के आसपास रहता तो चुनाव परिणाम भी पिछले बार की तरह आता, 170-80 सीटों के आसपास महायुति को मिलती और 100 सीटों के आसपास एमवीए को मिलती। मेन जो प्रभाव डाला वो जो एक्स्ट्रा 5% का डिफरेंस हुआ उसने डाला। मुझे लगता है कि आंकड़ों से अगर ये समीक्षक खेलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ जो हो नहीं सकता था। इस पूरे विश्लेषण में सबसे बड़ी बात यही हुई है कि जो वोट एमवीए से कटा है, एमवीए का जो 10% कम हुआ है, उसका केवल 5% महायुति की तरफ गया है, बाकी का 5% अन्य पार्टियों में डिवाइड हुआ है। इस चीज को अगर एमवीए बचा पाया होता तो शायद इतनी बुरी दशा नहीं होती। आज स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में एमवीए के ज्यादातर बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। किसी भी एक दल में यह क्षमता नहीं है कि वहां पर नेता प्रतिपक्ष बना पाए। और उससे बड़ी बात यह है कि जो 3 दल हैं, उन 3 दलों में से कोई 2 दल विलय करके अगर वो एक दूसरे में सम्मिलित भी हो जाते हैं तो भी इतनी संख्या पर नहीं पहुंचेंगे कि वो नेता प्रतिपक्ष बना लें। अब आप कहोगे कि भाई उद्धव के 20 हैं, 15 कांग्रेस के हैं, तो क्यों नहीं पहुंचेंगे? तो बात यह है कि उद्धव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी का आपस में विलय हो नहीं सकता। अगर इन्होंने ऐसा कर लिया तो ये अगर कल खत्म होते होंगे तो आज खत्म हो जाएंगे। एनसीपी और शिवसेना का विलय नहीं हो सकता, और हो भी जाए, पहले तो हो ही नहीं सकता। विलय किसका हो सकता है? शरद पवार की पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस का। तो वो दोनों मिलकर के भी 29 पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए वहां की जो परिस्थिति अभी बनी है वो ये है कि ये लोग किसी भी सूरत में नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा करने की स्थिति में नहीं है। एक दूसरा, एक बहुत बड़ी संभावना यह है, जिस तरह से जो महाराष्ट्र में अन्य दलों के प्रत्याशी जीते हैं, उनमें से 5 लोगों ने, 5 विधायकों ने
बीजेपी को सीधे सीधे समर्थन दिया है, मैं महायुति की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी को, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को समर्थन दिया है। यानी कि आज की तारीख में जो बीजेपी की टैली है वो 137 है और बीजेपी को अपने दम पर बहुमत पाने के लिए चाहिए 145। उसको केवल 8 और विधायकों की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कौन सा दल टूटकर पहले बीजेपी में मिलता है। मुझे लगता है कि विपक्ष के तीनों दल इतने कमजोर हैं कि कोई भी टूट सकता है, कांग्रेस भी, एनसीपी शरद पवार भी और शिवसेना यूबीटी भी। और सबसे ज्यादा संभावना मुझको लग रही है शिवसेना यूबीटी के टूटने की। हाँ, यह हो सकता है कि उसमें इस बात को लेकर के एक मतभेद हो कि टूट करके उन्हें शिंदे के साथ जाना है या बीजेपी में विलय करना है, यह एक फर्क हो सकता है। लेकिन ज्यादा संभावना मुझको लगती है कि शिवसेना सबसे ज्यादा टूटने की स्थिति में रहेगी। आज की चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।